गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमारी बात चल रही थी मॉक टेस्ट पेपर जो नवंबर 2020 के लिए उसके ऊपर। और हम लोग हमारी लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट वाले लेक्चर के अंदर एमसीक्यूज वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कर चुके थे। तो आइए अभी आगे बढ़ते हैं रिमेनिंग 70 मार्क्स के पेपर की तरफ। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। OEMR Limited, a subsidiary of PQR Limited, decides to give a loan of rupees 4 lakh to its HRM, Mr. Shyam Kumar, who does not fall in the category of KMP and draws a salary of rupees 40,000 per month to buy 500 partly paid up equity shares of rupees 1,000 each in company. एग्जामिन द आपको बोला है वैलिडिटी बताइए डिसीजन की अकॉर्डिंग द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। तो मेरे ख्याल से बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन यहां दिया है और क्वेश्चन पढ़ते ही आपको दिमाग में बिल्कुल 100% आ जाएगा कि सर ये तो सेक्शन नंबर 67 का क्वेश्चन है, जहां पर एक कंपनी अपने ही किसी ऑफिसर को, अपने किसी एम्प्लॉय को लोन देती है। तो हमारी 3 कंडीशन थी। सबसे पहले तो ये भाई साहब जो हैं ये कंपनी के केएमपी में नहीं होने चाहिए, तो बिल्कुल केएमपी के अंदर नहीं है। चलिए जी, डायरेक्टर या केएमपी तो नहीं है। सेकंड नंबर, जो भी शेयर्स होने चाहिए वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पे आ गया कि पार्टली पेड अप शेयर है, यानी कि इस एक पॉइंट से ही हमको पता लगता है कि ये जो डिसीजन है ये वैलिड नहीं है। लेकिन एक और कंडीशन है अभी, हालांकि इससे आंसर पता लग रहा है। 40,000 पर मंथ का सैलरी है तो 6 मंथ्स के सैलरी के बराबर ही उनको पैसा उधार पे दिया जा सकता है, बराबर। तो 6 महीने के सैलरी के हिसाब से उनको पैसा मिलना चाहिए, लेकिन उनको अमाउंट दिया जा रहा है 4 लाख का, जो उनकी 6 मंथ्स की सैलरी से कहीं ज्यादा है। 2,40,000 रुपया, 2,40,000 मैक्सिमम उनको मिल सकता है, लेकिन उनको यहां पे मिल रहा है 4 लाख। यानी 2 कंडीशंस हमारी यहां पे पूरी नहीं हो रही हैं। तो सीधा सीधा सा है, एक भी कंडीशन अगर पूरी नहीं होती तो ये नॉट वैलिड के अंदर जाता, अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। आइए देख लेते हैं कि क्या यही आंसर है क्या जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं आपको आंसर्स की तरफ से लेके आ जाता हूं। और ये रहा, हाँ जी, ये रहे एमसीक्यूज और ये रहा हमारा आंसर। यस, सेक्शन नंबर 67 आप लोग देख सकते हैं, बहुत सीधा सीधा सा देके रखा है, लगता है इसकी जरूरत पड़ने वाली है। एज पर सेक्शन नंबर 67 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, अ कंपनी अलाउड टू गिव अ लोन टू इट्स एम्प्लॉइज, दे सकती है, लेकिन डायरेक्टर या केएमपी नहीं होनी चाहिए। यस सर, ये कंडीशन तो पूरी हो रही है। अमाउंट ऑफ लोन जो है वो 6 मंथ्स का सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। और थर्ड नंबर, फुल्ली पेड अप शेयर्स के लिए होना चाहिए, ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं है। तो सीधा सीधा सा इन द गिवन इंस्टेंस एचआरएम ऑफ श्याम कुमार नॉट अ केएमपी, माना केएमपी नहीं है। फर्दर उनका सैलरी 40,000 पर मंथ है। और पूरा पूरा क्वेश्चन बच्चों वापस से लिख दिया, लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन हमने लिख दिया, देन हमने मेनली समझा दिया कि सर यहाँ पे इनवैलिड है, इनवैलिड है, इनवैलिड है। रीजंस हमने 2 दे दिए। 240 उनका मैक्सिमम लिमिट था, जबकि आपने उनको 4 लाख दिया। और सेकंड नंबर प्रॉब्लम ये है कि पार्टली पेड अप शेयर्स के लिए दे रहे हैं जो प्रॉपर नहीं है। तो सेम क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, बराबर। तो बहुत इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको मैं लेके आता हूं वापस से क्वेश्चन की तरफ। यस, हाँ, इसी का सेकंड पार्ट आप लोग देखें। बी नंबर क्या बोला है, देव फार्मा लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और प्रपोज करती है डिविडेंड 10% ऑफ द ईयर 1920 out of the profits of the current year. The company has earned a profit of 910 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर 1920। बहुत बढ़िया बात है, भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है और उस पर ये डिविडेंड देना चाह रहे हैं। द कंपनी डज नॉट इंटेंड टू ट्रांसफर एनी अमाउंट टू द जनरल रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट। बच्चों, कंपनी कहीं पर भी कोई पैसा रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना चाहती है। इज देव फार्मा लिमिटेड अलाउड टू डू सो, क्या अलाउ करेंगे क्या, ये आपसे कमेंट किया। हम लोगों ने सेक्शन 123 जो पढ़ा डिविडेंड पेमेंट का, उस सेक्शन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आपको डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। प्योरली डिपेंड्स ऑन द डिजायर ऑफ द कंपनी। कंपनी का मर्जी है ट्रांसफर करना नहीं करना, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए यहां पे इनके लिए बिल्कुल अलाउड है कि आप बगैर रिजर्व में ट्रांसफर किए सीधा सीधा सा डिविडेंड का पेमेंट कर सकते हैं। चलिए जी, आंसर भी एक साथ देखेंगे।
नेक्स्ट वाला देखते हैं, अल्फा हब्स सेक्शन 8 कंपनी है और प्लानिंग कर रही है डिविडेंड देने का। अरे यहीं से आपका दिमाग जो है वो चलना चाहिए, बत्ती लगना चाहिए दिमाग का कि सर सेक्शन 8 कंपनी हमने पढ़ा है, ये कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड का डिक्लेरेशन नहीं कर सकती है। सर इधर ही क्वेश्चन खत्म, बराबर आगे पढ़ लेते हैं। फिर भी एजीएम के अंदर 31 मार्च को मिस्टर चोपड़ा होल्डिंग 800 इक्विटी शेयर्स एज ऑन डेट स्टेट वेदर द एक्ट ऑफ कंपनीज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। बिल्कुल भी नहीं है सर, कंपनी के लिए ये जो उन्होंने किया है, ये जो एक्ट है ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी से नॉन प्रॉफिट कंपनी और कंपनी लॉ उसको अलाउ नहीं करता, नहीं करता भाई, नहीं करता, बराबर। तो ये सेक्शन 8 कंपनी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी आंसर देख लेते हैं। मुझे लगता है एक काम करते हैं, अगले 2 पोर्शन पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक साथ में आंसर देखेंगे कि कैसे लिखेंगे। चलिए जी, मिस्टर अरोड़ा है दिल्ली के, एंगेज करते हैं मिस्टर सैनी को, अपना एजेंट बनाते हैं और उनको हाउस परचेस करना है वेस्ट एक्सटेंशन एरिया में। ये लाइन पढ़ते ही मुझे लगता है बच्चे लोगों कि हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, नाम चेंज किए गए हैं लेकिन क्वेश्चन तो वैसे ही कुछ लग रहा है। मिस्टर अरोड़ा एंगेज मिस्टर सैनी, अपना एजेंट बनाते, एक प्रिंसिपल एक एजेंट हो गए, दिल्ली के वेस्ट एक्सटेंशन में घर खरीदना है। अब जो हमारे एजेंट भाई साहब हैं, याद आया बच्चे लोगों को क्वेश्चन, उन्होंने खुद घर परचेस किया 50 लाख का अपने नॉमिनी के नाम से, फिर उससे खुद को ट्रांसफर करा लिया 54 लाख के अंदर, और देन सेम सोल्ड कर दिया मिस्टर अरोड़ा, मतलब अपने प्रिंसिपल को 56 लाख में दिलवा दिया। यानी 50 लाख का आइटम अपने प्रिंसिपल को 56 लाख में दिलवाया, यानी 6 लाख रुपए का घपला बाय एजेंट। मिस्टर अरोड़ा जो है लेटर कम्स टू नो द मिस्ट्री फॉर मिस्टर सैनी, बाद में उनको जाके पता लग जाता है सर एजेंट ने क्या काम कर दिया उनके साथ में, और वो चाहते हैं एक्सेस अमाउंट उनको रिकवर हो जाए। इज ही एंटाइटल टू डू सो? यस सर, बिल्कुल आप यहाँ पे 100% एंटाइटल हैं बच्चों। सेक्शन काम करता है 215 216 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बराबर, एजेंसी का चैप्टर हमारा, और बहुत फेमस सेक्शन में। आपको क्लास याद हो तो मैंने क्लास के अंदर ये दोनों सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट करवाए हैं। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने अपनी बुक से ऑलरेडी कर रखा है। इज ही एंटाइटल टू रिकवर अमाउंट सैनी? यस सर, बिल्कुल रिकवर करेंगे। हाउ मच सर? 6 लाख का फड़का लगाया, 6 लाख रुपए रिकवर करेंगे। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रोविजन 215 216 को समझा दीजिए भाई कि अगर कहीं पर भी एजेंट ने इस तरह का कोई भी चीट किया अपने प्रिंसिपल के साथ में, तो प्रिंसिपल या डायरेक्शंस फॉलो नहीं किए तो प्रिंसिपल हैव राइट टू रिकवर अमाउंट। अभी सेक्शन का थ्योरी व्योरी सब पढ़ लेंगे अभी अपन तो, लेकिन समझ में आ गया कि यस सर ये वहां से आंसर आने वाला है। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। पी ड्रॉ से बिल, यानी कि क्वेश्चन सीधा सीधा सा बनता है अपना 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 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। चलिए जी, पी एक बिल ड्रॉ करता है, क्यू को 10,000 का बिल है, मतलब ड्रॉवर और ड्रॉई हो गया, क्यू ने एक्सेप्ट कर लिया है। मैच्योरिटी पे बिल हो गया है डिसऑनर, तो पी जो हमारे ड्रॉवर भाई साहब है इन्होंने सूट फाइल किया क्यू पर 10,000 का। क्यू ने कोर्ट में ये प्रूव कर दिया कि रियल बिल तो 7,000 का ही था और एकोमोडेशन में लिखा गया 3,000 का। आप लोग को याद अगर है तो ये पॉइंट मैंने ओरली आप लोगों को क्लास के अंदर जब मैं आपको पावर बताता हूं एचडीसी के होल्डर इन ड्यू कोर्स के, तो वहां आपने इस पॉइंट को पक्के पक्के से पढ़ा है कि 7,000 का रियल बिल था। बच्चों समझ रहे हैं, एक बिल 10,000 का ड्रॉ किया गया, डिसऑनर हो गया, केस फाइल किया जब ड्रॉवर ने ड्रॉई पे, तो ड्रॉई का क्या कहना है, उसने प्रूव भी कर दिया है कि एक्चुअल में सर बिल तो 7,000 का ही था, इस बंदे को हेल्प चाहिए था तो 3,000 की 3,000 की हेल्प के लिए मैंने और अप्रूव कर दिया। तो 7 के लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं लेकिन 3 के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, बराबर, ये उसने कोर्ट के अंदर प्रूव कर दिया। अब रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ एनआईए आपको बताना है सेक्शन 44 लगता है बच्चों इसके अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। डिसाइड वेदर पी वुड सक्सीड इन रिकवरिंग द होल अमाउंट ऑफ द बिल। ध्यान रखिएगा ये बंदा जो है, क्या लगता है आपको, ये बंदा तो 7,000 ही रिकवर कर पाएगा, क्या कहते हो, क्योंकि 3,000 तो अकोमोडेशन का है। लेकिन अगर ये बिल किसी एचडीसी के हाथ में पहुंच जाता तो अपने को लगता है पूरा पूरा 10,000 का रिकवरी यहां पे बनता, बराबर, ऐसा कुछ है। तो आइए, हमने सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स के ऊपर बात की, तो आइए आंसर भी कंटिन्यू करते हैं। चलिए जी, तो यहां पे आपको दे रखा है इसका फर्स्ट पार्ट, जैसे आपको मैंने कहा था अकॉर्डिंग सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, पक्के पक्के से सेक्शन लिखना है यहाँ पे दो, क्योंकि इजी सेक्शन है। कंपनी में 4 सेक्शन तो है भाई, 123, 124, 125, 126, 127, 5 सेक्शन है, बहुत आराम से याद होते हैं। तो कंपनी में बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एनी फाइनेंशियल ट्रांसफर सच परसेंटेज, कंपनी में, कंपनी की मर्जी पर है, जो चाहे ट्रांसफर करे अगर उनको अप्रोप्रिएट लगता है तो। लेकिन खास बात बुक में दे रखा है, ये मैंडेटरी नहीं है, और परसेंटेज जो है वो भी कंपनी के डिजायर पर डिपेंड है। और इसलिए इन द गिवन फैक्ट, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा समझाइए, 10% डिविडेंड देना चाह रही है और
उनकी इच्छा नहीं है रिजर्व में ट्रांसफर करने की, कोई बात नहीं सर, कोई टेंशन हमारी नहीं है, बिल्कुल अलाउड है। एज पर प्रोविजन कंपनी द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर फाइनेंशियल ईयर इज डिपेंड्स ऑन डिजायर ऑफ द कंपनी थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसीलिए यहां पे उनको कुछ भी ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है और ये एब्सोल्युटली लीगली अलाउड है, बराबर। तो प्रॉपर तरीके से प्रोविजन लिख देना। आंसर लिखने का तरीका आप लोग जानते हो, सबसे पहले नंबर पे प्रोविजन डालिए, उसके बाद क्वेश्चन का थोड़ा सा डिटेल डाल दिए और फाइनली जाकर के डिटेल डालने के बाद में आपका कंक्लूजन जो है वो सबसे आखिर में आना चाहिए। चलिए जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास में था कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट। द कंपनी लाइसेंस अंडर सेक्शन 8, आपको पता ही है सेक्शन 8 चैरिटेबल पर्पस के लिए होती है। प्रोहिबिटेड फ्रॉम पेइंग एनी डिविडेंड, भाई प्रोहिबिशन लगा हुआ है, पॉसिबल ही नहीं है। प्रॉफिट्स जो है वो उसी पर्पस को प्रमोट करने में जाएंगे, इसीलिए जो अल्फा हैप कंपनी क्वेश्चन की डिटेल दे दी बच्चों अपने, जो प्लानिंग कर रही है वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं है। कहानी खत्म। अगला बच्चों एजेंसी वाला क्वेश्चन, ये देखिए सेक्शन नंबर 215 216 आ गए और ये दो सेक्शन क्या कहते हैं कि अगर कहीं पर भी द टू सेक्शन प्रोवाइड दैट, यहां से आपकी मेन लाइन शुरू होती है, when an agent without the knowledge of the principal deal in the business of agency on his own account, principal contract को बच्चों कैंसिल कर सकता है, बराबर से। और सेकंड नंबर के ऊपर जो भी एजेंट ने बेनिफिट कमाया है वो बेनिफिट वापस से क्लेम कर सकता है कि बेनिफिट निकाल करके दीजिए जो आपने कमाया। तो इन प्रोविजन के बेस पे मिस्टर अरोड़ा को वापस मिलने वाले हैं 6 लाख फ्रॉम मिस्टर सैनी, क्योंकि इतना उसने 50 लाख का 56 लाख में दिलवा करके 6 लाख रुपए का बेनिफिट कमाया 6 लाख का, तो वो वापस रिकवर हो सकता है, बराबर। नेक्स्ट पे आगे हम लोग एनआईए पे बात करते हैं। एज पर सेक्शन 44 ऑफ एनआईए, व्हेन द कंसिडरेशन फॉर विच अ पर्सन साइंड अ प्रमोजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक, बराबर, consisted of money and was originally absent in part or has subsequently failed in part, बोले तो जहां पे consideration है ही नहीं या फेल हो गया है, the sum which a holder standing in immediate relation with such signer is entitled to receive from is proportionately reduced, मतलब जितना ओरिजिनल अमाउंट है भाई जिसके लिए कंसिडरेशन है उतना ही आप रिकवर कर सकते हो इमीडिएट पार्टीज के केस में। याद आया आप लोगों को पॉइंट एक, इमीडिएट पार्टी से आप तभी रिकवर कर सकते हैं जब उसके साथ में आपका कोई कंसिडरेशन हो, बराबर। तो द ड्रॉवर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमेशा इमीडिएट पार्ट के ऊपर ही होगा, बराबर, और वो उतना ही अमाउंट ले पाएगा जितना अमाउंट रियल के अंदर था। अदर साइनर में भी एग्रीमेंट स्टैंड, अब बहुत सीधा सा है, इसीलिए मैंने आपको कहा था अगर ये बिल आगे एक और पार्टी के पास चला जाता, वो एसडीसी होता, तो वो पूरा अमाउंट रिकवर कर सकता था। पी जो है सिर्फ 7000 क्यू से ले पाएगा, नॉट दी होल अमाउंट ऑफ द बिल, बिकॉज बिल एक्सेप्ट किया था 7000 के लिए और 3000 एकोमोडेशन के लिए था। वापस से सुन लीजिए, जब दो इमीडिएट पार्टीज हैं तो जितना उनका रियल कंसिडरेशन है उतना ही रिकवर कर पाओगे, लेकिन अगर ये एक और के पास आगे ट्रांसफर हो जाता और जिसको ट्रांसफर होता वो एचडीसी होता, मतलब एचडीसी की सारी कंडीशंस को पूरी कर रहा होता, तो वो पूरे 10,000 रुपीज रिकवर कर सकता था। कि हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, तो यहां आकर के आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेके आता हूं फटाफट से आप लोगों को। चलिए जी, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को लगेंगे यस सर हम लोगों ने कर रखे हैं, इसीलिए मैंने स्पीड भी कर दिया है अपना एकदम से फास्ट वाला। चलिए सेकंड क्वेश्चन, 1/4 of the subscribed capital of AMC Limited was held by government of Rajasthan। चलिए सर 1/4 कैपिटल है, बोले तो 25% है। मिस्टर विकास चार्टेड अकाउंटेंट अपॉइंट होते हैं ऑडिटर ऑफ कंपनी एट एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 30 अप्रैल 2020 बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। चलिए जी, अपॉइंटमेंट हो रहा है मिस्टर विकास का, कुछ भी नहीं बोला है तो मान के चलेंगे कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर की तरह से है और एजीएम के अंदर अपॉइंट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ही होता है बच्चों इसके लिए, क्योंकि ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर का काम है तो जनरली ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से ही होने वाला है, बराबर। हाँ, ये मतलब मत समझ लेना कि मैं ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी को मैच कर रहा हूँ, बराबर से। ये एक रूटीन वर्क है कंपनी का और इसीलिए ये काम ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से होता है, बराबर। हाँ, कहीं कहीं स्पेशल भी लगता है, आप लोग जानते हो, खास करके रिमूव करने के लिए। मिस्टर मुकेश शेयर होल्डर जो है, इन भाई साहब को ऑब्जेक्ट हो गया है, ऑब्जेक्शन लगा दिया है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि ये कंपनीज एक्ट का वॉयलेशन है। अच्छा ऐसा, तो आप बताइए क्या वो सही कह रहे हैं कि और अपॉइंटमेंट वैलिड है क्या? बच्चों सीधा सा हमको पता है कि सेक्शन 139 के अंदर जा रहा है और शायद मिस्टर ये जो कौन है भाई, मिस्टर मुकेश को ये लग रहा है कि कंपनी के 25% 25% शेयर राजस्थान गवर्नमेंट के पास में है, इसीलिए यहाँ पे सीएजी को अपॉइंट करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए सिर्फ 25% होने से ये गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आता है। सेक्शन 2 क्लॉज 45 आप सब लोगों ने मेरे ख्याल से पढ़ा हुआ ही है, बराबर।
तो इससे अपने को समझ जाना चाहिए कि ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं है, और गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो फिर एजीएम के अंदर ही होता है अपॉइंटमेंट तो बराबर, और यही रेजोल्यूशन पास करके होता है। अच्छा, फर्स्ट ऑडिटर की तो कोई बात है नहीं यहाँ पे, बराबर। तो इसीलिए इनका जो ये ऑब्जेक्शन है ये अपने को सही नहीं लग रहा है, और ये अपॉइंटमेंट होना चाहिए वैलिड। अभी आंसर देख भी लेंगे, ठीक है। Whether a company can keep books of accounts in electronic mode accessible outside of India, बिल्कुल डायरेक्ट प्रोविजन इसका आपको देके रखा हुआ है, सीधा सीधा सा हमारे जो कंपनीज अकाउंट्स रूल बने हुए हैं उसमें एकदम क्लियर कट आपको प्रोसीजर बता रखा है। अभी देख भी लेंगे अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे मेंटेन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पे लेके आता हूं, रंजीत एक्वायर्ड ए प्रॉपर्टी फ्रॉम एबीसी लिमिटेड व्हिच वाज मॉर्गेज टू ओके बैंक। चलिए सर, रंजीत ने एक प्रॉपर्टी लिया है एबीसी लिमिटेड से जो मॉर्गेज था ओके बैंक के पास में, ठीक है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन? समझना, रंजीत ने एक एसेट लिया है एबीसी लिमिटेड से, और एबीसी लिमिटेड की वो जो एसेट है वो ओके बैंक के पास में मॉर्गेज थी। तो सर मॉर्गेज की प्रॉपर्टी इसने कैसे ले ली? आगे की कहानी पढ़ो। ही सेटल द ड्यूज टू ओके बैंक, ये तो सही है ना, उसने ओके बैंक का लोन चुका दिया और वो जो एबीसी लिमिटेड की एसेट थी वो अपने पास में ले ली, है ना, ये होना चाहिए। And the same was registered with sub registrar who has noted the mortgage has been settled, ठीक है। और ये चीज रजिस्ट्रार के पास चली भी गई कि हाँ भाई मॉर्गेज जो है वो सेटल हो चुका है, पेमेंट हो चुका है। अब ये एसेट ओके बैंक से एबीसी लिमिटेड, और चूंकि एबीसी लिमिटेड ने रंजीत को सेल कर दिया है तो सीधे वहां पे जाने वाली है। लेकिन न तो कंपनी ने न उस बैंक ने सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आरओसी को नहीं दी है। जो समझना, एसेट रजिस्टर्ड तो हो गई है, एसेट है ना, इमूवेबल टाइप की एसेट है तो वो रजिस्टर्ड तो हो गई, लेकिन अभी अपने आरओसी भाई साहब है ना, ये एसेट की रजिस्ट्री करने वाले नहीं, वो जो कंपनी के रजिस्ट्रार हैं उनको सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का इंफॉर्मेशन दोनों में से कौन? भाई एबीसी लिमिटेड और ओके बैंक, एक लोन देने वाला एक लोन लेने वाला, तो इन्हीं को करना चाहिए होता है ना। कैन मिस्टर रंजीत, आप लोग जानते हो फर्स्ट ड्यूटी तो एबीसी लिमिटेड की बनती है कि आपने कोई एसेट अगर चार्ज पे रखी है और वो फ्री हो गई तो आप इंटीमेट करोगे, नहीं तो ओके बैंक भी कर सकता है। क्या मिस्टर रंजीत जो है वो रजिस्ट्रार को अप्रोच कर सकता है क्या बच्चों? रंजीत भाई साहब जो ये है ये रजिस्ट्रार के पास में जाएं और कुछ रिलीफ विलीफ ले लें, इनके राइट्स के बारे में आपको पूछा है तो क्या कहते हैं आप लोग इसके अंदर? हाँ, सीधा सीधा सा अपना ये क्वेश्चन जो है वो कौन सा सेक्शन नंबर 83 है आई थिंक, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का, बराबर से सेक्शन नंबर 83 से आंसर जाना चाहिए कि सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के अंदर अगर कंपनी नहीं कर रही है तो जो भी बेनिफिशियरी उसके अंदर हो सकता है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, बराबर। तो देन आप लोगों को पता ही है कि जब आप इन्फॉर्म करोगे तो आरओसी एक बार इंटीमेट करेगा, नहीं तो उसकी एंट्री करेगा, अगर प्रूफ्स उनके पास में बराबर हैं तो, बराबर। तो अभी सेक्शन क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी सेक्शन का प्रोविजन वहां से पढ़ लेते हैं। बाकी मोटा मोटी आपको मैंने बता ही दिया कि ये सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज वाला हमारा सेक्शन है जिसका आंसर यहां से जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वाला एक बार पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ ही सबके आंसर्स देख लेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट वाला क्या है? अमर बेल 50 kg ऑफ, बच्चों सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, पहली लाइन पढ़ते ही मेरे को समझ में आ गया कि यस सर सेम एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ रखा है, ऑलरेडी पढ़ रखा है बच्चों। अमर बेल 50 kg ऑफ हाई क्वालिटी शुगर टू क्या है भाई, ये सृजित who own a kirana shop promising to give 200 at the time of taking back the bail goods, ठीक है, बेलमेंट पे आपने रखा है, किराना शॉप के ऊपर शक्कर रखी है अपनी, बहुत हाई क्वालिटी की है, बराबर से। अब जो सृजित का एम्प्लॉय था वो भाई साहब को कुछ पता ही नहीं था कि शक्कर तो शक्कर होती है भाई, क्या हाई क्वालिटी क्या लो क्वालिटी, उसने वो शुगर जो है वो अपने शॉप की शुगर के अंदर मिक्स कर दी है बच्चों, मिक्स कर दिया है और उसका पैकेजिंग भी कर दिया, बराबर। श्रीजीत जब शॉप पे नहीं था तो एम्प्लॉय ने दोनों शक्कर को अपनी जो वहां पे उनकी थी और ये जो शुगर थी वो आपस के अंदर मिक्स कर दी, बराबर। दिस केम टू लाइट ओनली व्हेन अमर केम आस्किंग फॉर द शुगर ही हैड बेल्ड विद सृजित as the price of the specific quality of sugar has doubled। बच्चों बहुत सिंपल है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अमर की जो शुगर थी वो तो हाई क्वालिटी की थी, वहां पे हो सकता है इतनी हाई क्वालिटी की नहीं हो, और आपस में कर दी गई है मिक्स, जिनको अलग करना, आप जानते हो शुगर जब ये मिक्स हो जाएगी तब उसको अलग कैसे करना भाई, नॉट पॉसिबल वाली चीज हो गई है, तो है ना। तो अब हमने कहा कि सर उसकी तो हाई क्वालिटी की थी, अब मिक्स हो गई इसके साथ में, तो आप लोगों ने ऐसा प्रोविजन पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। सेक्शन मुझे 157 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद आता है, जहां आपने पढ़ा है कि गुड्स अगर मिक्स हो जाए तो क्या करना, इफ बेलर का परमिशन से हो तो क्या करना है, बेलर के परमिशन से नहीं हो तो दो बातें होंगी, अगर सेपरेट कर सकते हो तो क्या होगा, सेपरेशन के एक्सपेंसेस बेली बियर करेगा, नहीं सेपरेट कर सकते हो तो फिर बेली जो है वो बेलर को डैमेजेस पे करने वाला है। ये अपना सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, अपने किया हुआ भी है और अभी यहां से पढ़ भी लेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों फटाफट से, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹1 लाख
एक्स एक्सेप्टेंस टू बिल इज फोर्जरी आ गई भाई साहब, फोर्स बिल बराबर जीरो होता है, सीधा सीधा से पॉइंट है। ए टेक्स द बिल फ्रॉम हिज कस्टमर फॉर वैल्यू, भाई साहब ने पूरा वैल्यू देकर के लिया, गुड फेथ के अंदर लिया है, बच्चों समझ रहे हो, लेकिन साइन एक जने के फर्जी है इसके ऊपर। रीजंस के साथ में बताइए, क्या ए को हम एचडीसी मानेंगे, क्या ये पैसा ले पाएगा क्या एक्स से? तो भाई साहब सीधा सीधा सा बात है कि वैसे तो एचडीसी होना चाहिए था ये, लेकिन फोर्जरी तो हमारी बिल्कुल नील बनाती है, जीरो बनाती है। तो पैसा ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा अभी चेक करते हैं। सेक्शन नंबर 9 का क्वेश्चन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आइए चेक करते हैं हमारे आंसर्स यहाँ पे क्या जाने वाले हैं। चलिए जी, सारे पॉइंट अपने पड़े हुए हैं। हाँ बच्चों, सबसे पहले सेकंड का ए हमारे पास में आ गया, जिसमें हमने कह दिया एज पर सेक्शन 2 और सब सेक्शन 45, सॉरी क्लॉज 45। और आप लोग जानते हो दिस इज नॉट ए गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने सिर्फ 25% लेके रखे हैं, और आप लोग जानते हो 50% से ऊपर शेयर अगर गवर्नमेंट ले तभी होती है कंपनी गवर्नमेंट कंपनी। चलिए जी, 139 में हमने बता दिया अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर जो होता है वो जनरली मेंबर्स के पास में होता है, एक्सेप्ट फर्स्ट ऑडिटर या कैजुअल वैकेंसी को छोड़ के, जहां बीओडीज करता है, अदरवाइज शेयर होल्डर से अपॉइंट करते हैं। द अपॉइंटमेंट बाय द मेंबर बाय वे ऑफ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ओनली, है ना, और नो एक्सेप्शंस हैव बीन मेड टू एक्ट वेयर बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड। भाई अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो नहीं है, हाँ जहां पे रिमूवल करना है वहां पे जरूर एसआर की जरूरत पड़ती है, लेकिन कहीं पर भी अपॉइंटमेंट के लिए हमने एसआर पास करना पड़े ऐसा अपन ने नहीं पढ़ा है, बराबर। देयरफॉर मिस्टर मुकेश का जो आर्ग्यू है, जो उनका ऑब्जेक्शन है, वो टेनेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये अपॉइंटमेंट है एब्सोल्युटली वैलिड, बराबर। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है कंपनी ऑडिट का। नेक्स्ट वाला देखो बच्चों, हमने कहा था सीधा रूल है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से मेंटेन करना है तो कंपनी अकाउंट्स रूल 2014 के सीधे रूल्स आपको देके रखे हैं। रूल्स एज इट इज आप लोगों को पढ़ लेने हैं। नंबर 1, सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और जो भी रिलेवेंट बुक होंगी या पेपर होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भले ही हो लेकिन एसेसिबल होने चाहिए इंडिया में। सेकेंड नंबर, देयर शैल बी ए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, उनका स्टोरेज हो सके, रिट्राइव हो सके, डिस्प्ले हो सके, प्रिंट आउट ले सके प्रॉपर तरीके से, एज द ऑडिट कमिटी एनी और द बोर्ड में डीम एप्रोप्रिएट। और सच रिकॉर्ड शैल नॉट बी डिस्पोज, और कहीं पर भी अनयूजेबल नहीं करेंगे आप उसको, जब तक लॉ परमिट नहीं करे उस वक्त तक आपको उसको डिस्ट्रॉय या डिस्पोज नहीं करना है। तीसरा नंबर, the backup of the books of accounts and other books and paper of the company maintained in electronic mode, बिल्कुल आप बैकअप रख सकते हैं, including at a place outside of India, ठीक है। if any shall be kept in server physically located in India on a periodic basis, लेकिन जो इंडिया, वही अपनी बात हो गई, बाहर अगर आप बुक्स रख रहे हो तो यहाँ पे मेंटेन रहने चाहिए रिकॉर्ड्स भी पेरियोडिकल बेसिस के ऊपर। तो यहाँ का जो इंडिया लोकेटेड सर्वर होगा वहां पे भी पेरियोडिक बेसिस पर वहां की सब चीजें जो है वो आ जानी चाहिए। अगर इंडिया के बाहर प्लेस है तो ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। तो ये रूल्स बस अपने को फॉलो करने पड़ेंगे। तो कंपनी कैन नॉट कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, एसेसिबल ओनली आउटसाइड ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं आप बात को, सिर्फ आउटसाइड ऑफ इंडिया अगर आप मेंटेन करना चाह रहे हैं तो परमिसिबल नहीं है। यहाँ पे उसका लोकेशन कहाँ होना चाहिए, दोनों जगह पे अपन ने पढ़ लिया, रिमेन एसेसिबल इन इंडिया होना जरूरी है, बराबर। क्लियर मैटर है। नेक्स्ट पे आपको लेके चलता हूं, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का पॉइंट है। सेक्शन 83 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावर द रजिस्ट्रार टू मेक एंट्री विद रिस्पेक्ट ऑफ, ये देखिए, सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज ऑफ चार्ज इवन इफ नो इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम हिम फ्रॉम द कंपनी। इवन रजिस्ट्रार को कंपनी नहीं बता रही है फिर भी रजिस्ट्रार ये एंट्री कर सकता है अकॉर्डिंगली, लेकिन उसके पास में एविडेंस होने चाहिए। एविडेंस अगर शो होता है कि भैया पूरे लोन का पेमेंट कर दिया गया है, पूरा पेड हो गया है, सेटिस्फाई हो गया है, होल में पार्ट में, या प्रॉपर्टी कहीं पर भी बच्चों सेम प्रोविजन लिखा हुआ है, रिलीज हो चुकी है या कंपनी के हाथ से जा चुकी है, कुछ भी सारा सेक्शन एज इट इज लिखा हुआ है, बराबर। ये देखिए, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, या तो सेटिस्फाई होल या पार्ट में हो गया है ना, या पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी रिलीज हो गई है, या कंपनी के हाथ से चली गई है कि भाई लोन का पेमेंट नहीं कर पाया और सामने वाले ने ले ली, कुछ भी अगर हो गया है तो कंपनी रजिस्ट्रार इसकी एंट्री कर सकता है, इवन कंपनी की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं भी रिसीव हुई हो। तो ऐसे में अब हम क्या करें, इंफॉर्मेशन टू अफेक्टेड पार्टी। अब आरओसी क्या करता है, ऐसे में जब आरओसी को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है तो अफेक्टेड पार्टी को 30 डेज के अंदर इन्फॉर्म करता है, बराबर। द रजिस्ट्रार शैल इन्फॉर्म द अफेक्टेड पार्टी विद इन 30 डेज ऑफ मेकिंग द एंट्री इन द रजिस्ट्रार, बराबर। इन्फॉर्म कर देगा, रिप्लाई टाइम पे आ गया तो ओके टाइमिंग देगा, नहीं तो फिर ओके कर देगा, सर्टिफिकेट इशू कर देगा। तो यहाँ पे द रजिस्ट्रार एंटर ए मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज इन फुल, और वो सर्टिफिकेट इशू यहाँ पे कर सकता है। देयरफॉर रंजीत को क्या करना चाहिए, इसको खुद ही रजिस्ट्रार से मिल लेना चाहिए।
एविडेंस दे देने चाहिए कि साहब ये देखिए मैंने पेमेंट कर दिया, सब रजिस्ट्रार के नाम पे, मतलब वहां पे मेरे नाम से एसेट भी सर रजिस्टर्ड हो गई है, सब कुछ सेटल हो गया है। तो ये दिखा करके अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन में उसकी एंट्री करके और इस चार्ज को फ्री कर देगा, रिलीज कर देगा। तो सीधा सीधा सा प्रोविजन है बराबर। सेक्शन नंबर 83 से आप ये प्रोविजन पूरा लिख करके इसको ये बेनिफिट देंगे बच्चों। अब ये मत सोचना कि सर लेकिन दो पार्टीज तो बैंक और कंपनी थी, ये थर्ड पार्टी कहां से आ गई। हमने ये कहा ही नहीं कि थर्ड पार्टी इन्फॉर्म कर रही है, हम तो कह रहे हैं कि आरओसी को कहीं से भी अगर सबूत मिलता है तो आरओसी कर सकता है, और ये भाई साहब आरओसी के पास पहुंच के सबूत दिखा सकते हैं साहब कि उन दोनों ने इन्फॉर्म नहीं भी किया हो, लेकिन हम आपको इन्फॉर्म करते हैं सर एसेट को बिल्कुल चार्ज से फ्री की एंट्री कर दीजिए, तो ऐसा हो जाएगा। चलिए जी, अब वो जो मिक्सचर ऑफ गुड्स वाला पॉइंट था बच्चों, बेलर बेली का 157 का, ये देखिए मैंने आपको कहा था 157 से इसका आंसर जाने वाला है, और ये हमने लिख दिया विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर, अगर आपने मिक्स कर दिया बराबर, और इम्पॉसिबल टू सेपरेट। याद आया आप लोगों को, कुछ अपने प्रोविजन पढ़ा हुआ है, अगर आप सेपरेट नहीं कर सकते हो बराबर, तो उस केस में जो भी लॉसेस होंगे बेलर को, उसके लिए बेली रेस्पॉन्सिबल रहने वाला है। क्वेश्चन की डिटेल अपन ने यहां पे दे दी कि सर सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो ही मस्ट कंपनसेट अमर फॉर लॉस ऑफ हिज शुगर। सर अमाउंट कितना होगा बेटा, उसका जो रेट था प्लस इनकी जो शुगर का रेट था, दोनों का जो अमाउंट है, मतलब हिसाब से उसका जो अमाउंट था उसके हिसाब से आपको पूरा पैसा उसको देना पड़ेगा जो भी कुछ है। और यहीं पे अगर सेलिंग में वो पार्ट लेना चाह रहा है तो डिफरेंस अमाउंट वाली चीज अपनी हो गई, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। एनआईए का according to section 9 of NIA, HDC means any person who for consideration become the possessor of promissory note, bills of exchange, check if payable to bearer or the payee or endorsee thereof, if payable to order B, before the amount it become payable and without having sufficient cause to believe that the defect existed in the title of the person from whom he derived his title। सर आपने क्या पढ़ दिया बच्चे, HDC का मतलब हमने समझाया है, जरूरी नहीं है आप इसी लैंग्वेज में लिखो। HDC के 4 पॉइंट्स आपको पता है बहुत अच्छी तरह से बराबर। बिल उसके पोजीशन के अंदर आया है, फुल अमाउंट देकर के आया है, गुड फेथ में लिया है, बिना किसी डाउट के उसने बिल को लिया है, तो वो बंदा कहलाता है HDC। तो ये तो HDC का डेफिनेशन है। एस ए इन द प्रेमा फेसी, यहां पे जो है गुड फेथ में ले रहा है तो प्रेमा फेसी तो HDC माना जा रहा है, लेकिन यहां पे सिग्नेचर फॉर्जरी है, और आपको मैंने बताया हुआ है जिस डॉक्यूमेंट पे फॉर्जरी आ जाए वो एब्सोल्युटली नील हो जाता है, भले ही फिर वो अमाउंट जो है वो जो बिल है वो HDC के हाथ में क्यों ना पहुंच जाए। द होल्डर ऑफ ए फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट, कोई पेमेंट एनफोर्स नहीं होगा इन द इवेंट ऑफ होल्डर बीइंग एबल टू ऑब्टेन पेमेंट इन स्पाइट ऑफ फॉर्जरी, यहां पे वो पैसा नहीं रख सकता है। ट्रू ओनर बच्चों पैसा वापस से लेके जाएगा, इतना नहीं भी लिखे तो चलेगा। सीधा सीधा सा मैटर यहां पे हो गया कि ए होल्डर इन ड्यू कोर्स इज प्रोटेक्टेड व्हेन दे अ होल्डर इन ड्यू कोर्स कब प्रोटेक्ट होता है, जब बच्चों आपको मैंने पढ़ा था वो कहा था कि जब टाइटल में डिफेक्ट हो तो HDC के हाथ में आते सारे डिफेक्ट्स फ्री, लेकिन जो टाइटल जीरो ही हो, जहां पे कोई राइट्स ही नहीं मिल रहे हैं आपको बराबर, कोई चीज फॉर्जरी के अंदर तो टाइटल जीरो है, तो जीरो से कुछ भी आपको मिल जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है बराबर। देखो कोई चीज अपन कहते हैं कि मरा हुआ आदमी है उसको जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन एक्सीडेंटल है उसके लिए कोशिश की जा सकती है, वो सही भी हो सकता है। तो आपका जो डिफेक्टिव बिल है लाइक एक्सीडेंटल बिल, उसको ठीक ठाक करेंगे HDC के हाथ में आ जाएगा तो सही हो जाएगा। लेकिन जो डेड बिल है फॉर्जरी आ गया तो लॉ कहता है, याद करिए रूबेन वर्सेस ग्रेट फिगॉल कंपनीज एक्ट भी आपको कहता है कि कहीं पर भी फॉर्जरी आ गई तो जीरो नील, किसी को कोई राइट नहीं मिलने वाले, तो HDC को भी यहाँ कोई राइट नहीं है और वो पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा सर, नहीं कर पाएगा, अपने को ध्यान में रखना चाहिए बराबर से। क्लियर एकदम। तो फटाफट से आते हैं अगले पार्ट के ऊपर, बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट के ऊपर आते हैं बच्चे लोगों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चलिए जी। थर्ड कहता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंटेंड टू फॉर्म अ क्लब नेमली बडिंग पायलट फ्लाइंग क्लब एज लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी टू इम्पार्ट क्लासरूम टीचिंग। बच्चों सुनना, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है और यहां लग रहा है फ्लाइंग क्लब है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी टू इम्पैक्ट क्लासरूम टीचिंग एंड एयरक्राफ्ट फ्लाइटिंग ट्रेनिंग टू trainee pilots. Okay, it was decided to form a limited liability company for a charitable purpose. Section 8 कंपनी खोलना चाह रहे हैं वो भी, ठीक है, 10 साल के लिए खोलना चाह रहे हैं, उसके बाद क्लब को डिसॉल्व करेंगे और जो भी सरप्लस होगा एसेट का ओवर लाइबिलिटीज वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मेंबर्स के अंदर, जैसा नॉर्मल कंपनीज में होता है बच्चों। फिर से आपको कह दूं, इट इज अ मैटर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। इवन कोई प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन मेंबर में तो है ही नहीं, तो अगर ये कंपनी डिसॉल्व भी होगी तो पैसा दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के अंदर ही जाकर के आप या तो सेम ऑब्जेक्ट वाली या दूसरी
है ना। जैसे आपने पढ़ा था कि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से अगर वाइंडिंग अप होता है तो क्या करते हैं, सेम तरीका यहां पे भी होगा। अगर आप नहीं तो मजा आ जाएगा ना सबको, सेक्शन 8 कंपनी बनाओ, 10 साल तक खूब लोगों से डोनेशन, पैसा, सब्सक्रिप्शन इकट्ठा करो, कंपनी बंद कर दो, लाइबिलिटीज पे करके, और सारा पैसा मेंबर घर पे ले जाएं, तो फिर जो हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का पर्पस था वो तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आप कंपनी खोलिए सेक्शन 8, लेकिन ये जो प्रपोजल इन्होंने दिया है ये प्रपोजल बिल्कुल भी वैलिड नहीं लगता है। अभी आंसर चेक भी करेंगे। सेकंड नंबर पढ़ते हैं। The income tax authority in the current financial year 1920 observed during the assessment proceeding a need of reopen the accounts of Chetan Limited। क्या कहते हैं बच्चे लोगों, अकाउंट्स को रीओपन करने की यहां पर बात हो रही है, बराबर। रीओपन द अकाउंट्स, कोई अथॉरिटी कह रही है रीओपन करिए, तो सेक्शन नंबर कौन सा नजर आता है, 130 नजर आता है मुझे तो यहाँ पे, बोलो बोलो, कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 130 इधर नजर आ रहा है। एंड देयरफॉर फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर एनसीएलटी टू इशू द ऑर्डर ऑफ टू चेतन लिमिटेड फॉर रीओपनिंग ऑफ बुक्स एंड रीकास्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 8 टाइम के वापस ओपन करने को बोला है। अब कितने साल पहले के ओपन हो सकते हैं 130 के अंदर, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी आंसर कर पाओगे, बराबर। तो आपको बोला भैया वैलिडिटी चेक करिए, बताइए कि क्या ये सही है क्या, तो ओपन करने का ऑर्डर तो हो सकता है, लेकिन कितने साल पुरानी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, ये अपने को पता होना चाहिए। अभी चेक करते हैं, सेक्शन 130 का अपना क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला बच्चों फिर से एनआईए का दे दिया, एनआईए एनआईए एनआईए, भाई हर तरफ एनआईए एनआईए, बराबर। चलिए एनआईए का एक और क्वेश्चन, X draws a bill on Y but sign in a fictitious name। ओहो, फेक नेम से बिल बना दिया गया है, ओके। द बिल इज पेबल टू द ऑर्डर ऑफ Z, ठीक है। द बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय Y, M obtains the bills of exchange from X, thus becoming the HDC। HDC भाई साहब ये बन चुके हैं। Can Y avoid the payment of the bill? आपको बताना है कि अगर कोई फेक बंदा बीच में आ जाता है, फिक्टिशियस बिल का प्रोविजन आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, बिल्कुल पढ़ा हुआ होगा, सेक्शन 42 काम करता है इसके अंदर। और हमने शायद ये पढ़ा है कि अगर ये बिल किसी HDC के हाथ में आ जाता है, लिखा है जैसे यहाँ पे बिकमिंग द होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो ये फेक नेम वाला प्रोविजन सही होगा क्या, या वो पर्सन अगर ये प्रूव कर देता है, अगर आपने लैंग्वेज पढ़ी होगी, इसका जो ड्रॉवर है और जो फर्स्ट एंडोजर है उसके साइनिंग सेम है, तो ये पैसा रिकवर किया जा सकता है। डायरेक्ट प्रोविजन दे रखा है आपके टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ये पॉइंट मैंने आपको समझाया है। तो देखते हैं अभी कि क्या ये आंसर सही है। और अगला वाला तो आपका इंटरप्रिटेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, यूजेस और प्रैक्टिस का मीनिंग आपको डायरेक्ट पूछा गया है, एकदम डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल केस स्टडीज देखनी पड़ेगी। आइए ये देखिए, यहां हमने सेक्शन 8 कंपनी को पूरा समझा दिया भाई। जितना भी आप सेक्शन 8 कंपनी में लिखते हो उसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट वापस से चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये सारी चीजें आपने पढ़ी। अब क्वेश्चन की डिटेल यहां पे समझा दी है। क्वेश्चन की डिटेल करने के बाद बच्चों समझना, ये तो क्वेश्चन का डिटेल है, बराबर। अब यहां पे क्लियर बोला है, सीधा सीधा सा, ये देखिए क्या बोला, फर्दर देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन इन द एप्लीकेशन ऑफ सरप्लस एसेट ऑफ सच कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। ये चीज हम यहाँ अलाउड नहीं करते हैं, तो ये प्रपोजल सही नहीं है, जैसा मैंने आपको कहा था, है ना। उन्होंने जो डिसाइड किया था कि लाइबिलिटीज पे करने के बाद जो एसेट्स आएंगे उनको आपस में बांटेंगे, नॉट पॉसिबल है, बिकॉज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है बच्चों। तो थ्योरी पोर्शन पूरा समझा करके देन उसके बाद आपको फाइनल आंसर वहां पे लिखना है। चलिए जी, 130 में हम लोग पहुंच गए, 130 पूरा समझा दीजिए, 130 पूरा समझा दीजिए। डायरेक्ट सेक्शन है कंपनीज एक्ट का, बराबर से रीओपन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को, बिल्कुल। अगर आपको लगता है फ्रॉडुलेंट मैनर के अंदर बनी हुई है या मिस मैनेज कहीं पर पे किया गया है, तो आप बिल्कुल रीओपन करवा सकते हैं। लेकिन 8 फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा का ये अलाउड अपने को नहीं लगता है, बराबर। क्या कहते हो, सही है कि नहीं है? 8 साल से ज्यादा का जो है वो नहीं रख सकते हो, जब तक कि गवर्नमेंट के ऑर्डर से 8 साल से ज्यादा के लिए मेंटेन नहीं हो। इन द गिवन इंस्टेंस वो 1920 के अंदर बोल रहे हैं बच्चों, और 8-9 की बुक्स को ओपन करने के लिए कह रहे हैं, तो 8 साल से भी पहले की हो गई। तो एप्लीकेशन जो इनकम टैक्स अथॉरिटी का है, बराबर, एप्लीकेशन फाइल्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी इज वैलिड। लेकिन आगे पढ़ना, its recommendation for reopening and recasting the financial statement for the period earlier than 8 year immediately preceding the current year is invalid। हमने कहा सर ये क्या है? हाँ जी, दो एप्लीकेशन फाइल्ड बाय आईटी ऑथोरिटीज इज वैलिड। its recommendation for reopening and recasting of financial statement for a period earlier than 8 financial year immediately preceding the current financial year is invalid। एप्लीकेशन करना आपका वैलिड है, लेकिन 8 साल से पहले की जो ओपन करना वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए।
बराबर से, ठीक है, सीधा सीधा सा आंसर हो गया आप लोगों के सामने। जैसा आपको मैंने कहा 130 का। अब बच्चों फेक नेम वाला क्वेश्चन अपना, हमने कहा कि इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर बच्चों यहाँ पे फेक नेम पे होता है तो आपको मैंने बोला लैंग्वेज पढ़िएगा बुक के अंदर, अगर ये प्रूव कर देता है कि सेम हैंड द ड्रॉवर सिग्नेचर हो, बराबर, इट इज नॉट परमिसेबल फॉर एक्सेप्टर टू ब्लेम एज, वो नहीं कह सकता अगेंस्ट द एचडीसी दैट सच नेम इज फिक्टिशियस। यानी अगर कहीं पर भी ड्रॉवर के या साइन जो है या पेज जो है वो फेक यहाँ पे होता है, फिक्टिशियस नेम से साइन किए हुए हैं, और वो एचडीसी के हाथ में अगर पहुंच गया है तो भैया उसको वैलिड राइट्स मिलने वाले हैं, बराबर। ये देखिए वाई अवॉइड नहीं कर सकता है कि फेक है, पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन ओनली कंडीशन क्या है, सिर्फ एक कंडीशन है, Z जो ड्रॉवर है और जो फर्स्ट एंडोजर है वो सेम हैंडराइटिंग में होने चाहिए बच्चों, वैसे भी फेक नाम लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल जाकर के देखिएगा जो मैंने क्लास के अंदर भी आपको देके रखा है कि ये पर्सन एक ही है। यहाँ साइन प्रूव करने का मतलब क्या हुआ कि आप प्रूव करो कि सर एक पर्सन फेक है, दोनों आदमी एक ही है और एक ही पर्सन ने दोनों साइंस वहां पे करके रखे हैं, तो यहाँ पे ये चीज एचडीसी के फेवर में चली जाएगी और वो पैसा रिकवर करने का पूरा पूरा राइट रखेगा, बराबर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ यूजेस बच्चों थ्योरी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एज इट इज आपको देके रखा हुआ है, तो ज्यादा मुझे इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ यूजेस का सीधा सीधा सा पॉइंट है, दो लेटिन वर्ड्स। सर हमको ये तो याद नहीं रहेंगे सर, इतने सारे लेटिन वहां कहाँ लिखेंगे हम लोग, कोई बात नहीं, अगर नहीं लिख सकते हैं तो सिंपल मतलब लिख दीजिएगा कि जो कस्टम होता है वही लॉ का कई बार बेस्ट इंटरप्रेटर होता है, कि कस्टम के हिसाब से हम लॉ का इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर, द बेस्ट वे टू इंटरप्रेट ए डॉक्यूमेंट इज टू रीड एज इट वुड हैव बीन रीड व्हेन मेड, जब बनाया गया था उस वक्त किस इंटेंशन से लिखा गया था वही समझ करके आपको उसको रीड करना चाहिए, उसी हिसाब से उसको रीड करना चाहिए, अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। तो इसको पढ़िएगा, यूजेस और कस्टम वाले को अच्छा पॉइंट है हमारा, बराबर, थ्योरी पॉइंट है, डायरेक्ट पॉइंट है, तो ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं लगती मुझे। फटाफट से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। ये सेशन पूरा इसलिए है कि आप देख सके कि एमटीपी में किस तरह के क्वेश्चंस हैं और हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं कि नहीं, हमारी तैयारी किस लेवल की है कि ये क्वेश्चंस अब इस लेवल पे हमको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आ गया बच्चे लोगों में, लिखा है एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट विद अ पेड अप शेयर कैपिटल 45 लाख का कैपिटल है, ओके, और 3 करोड़ का इनका टर्नओवर है। एक्सप्लेन द, एक तो स्मॉल कंपनी का मीनिंग बच्चों आप लोगों से पूछ लिया है, सेक्शन 285 काम करता है आपका स्मॉल कंपनीज के लिए, फटाफट से आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें कैपिटल का लिमिट 50 लाख और टर्नओवर का 2 करोड़ है, बराबर। और एग्जामिन आपको करना है कि क्या ये स्मॉल कंपनी का स्टेटस रखती है क्या नहीं रखती। सर कैपिटल वाइज तो ठीक है लेकिन टर्नओवर वाइज ठीक नहीं है, लेकिन अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ होता है, यस सर हम स्टेटस दे देंगे बच्चों, एंड लिखा हुआ है, दोनों कंडीशन एक साथ में होनी चाहिए। कैपिटल 50 से कम है लेकिन टर्नओवर बाहर है, नहीं होगी। दूसरी वाली में अगर टर्नओवर 1.5 होता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकता है। धड़ाधड़ करवा दिया मैंने आपको, आंसर देखेंगे अभी, टेंशन मत ले। नेक्स्ट पे आता हूं मैं, कम टाइम में ज्यादा मैटर हो जाना चाहिए, और हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि भैया क्वेश्चन किया कि नहीं, कि हमको आता है कि नहीं आता है। बाजार लिमिटेड एजीएम कॉल करती है, ले डाउन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द शेयर होल्डर ड्यू टू वांट ऑफ कोरम, मीटिंग हो जाती है कैंसिल, अच्छा कैंसिल ही कर दिए। The director did not file the annual return with the registrar, बच्चों सेक्शन 92 कहता है भाई साहब एजीएम चाहे हो चाहे नहीं हो, जिस दिन होनी चाहिए थी वहां से आपको 60 डेज में सबमिट करना है। तो डायरेक्टर का आइडिया बच्चों, सेम क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है, डायरेक्टर क्या सोच रहे हैं कि 60 डेज जो है वो यहाँ अप्लाई नहीं हो रही है क्योंकि एजीएम कैंसिल हो गई, हुई नहीं तो कैसे सबमिट करें। हैज द कंपनी, क्या कंपनी ने कोई प्रोविजन ब्रेक किया, यस सर किया है। और साथ में बच्चों इस बार आपसे पूछ ली है सेक्शन 92 में पेनल्टी कितनी लगेगी, आप लोग अक्सर पूछते हो सर पेनल्टी के क्वेश्चन आएंगे क्या, बच्चे आ सकते हैं। तो जो मेन पेनल्टीज है वो अपने को करके जानी चाहिए, अभी आंसर चेक कर लेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट होल टाइम की मैरिटल पर्सन शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन, बच्चों जनरल कॉजेज एक्ट का क्वेश्चन सेक्शन 13 का जो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आप लोगों की बुक में आप लोगों ने किया हुआ है। यहां लिखा है कि कंपनीज एक्ट का सेक्शन कहता है, केएमपी वाला अपना जो सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर बच्चों क्या लिखा हुआ है, सीधा सीधा सा समझना, shall not hold office in more than one company except subsidiary। केएमपी जो है वो एक से ज्यादा कंपनीज का नहीं हो सकता है, हाँ सब्सिडरी कंपनी का हो सकता है एक ही टाइम पे। अब क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा कि क्या वो एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी में हो सकता है क्या, क्योंकि यहां तो सिर्फ सब्सिडरी कंपनी लिखा है। तो जैसे मान लीजिए एक होल्डिंग कंपनी है और इसकी 4 सब्सिडरीज हैं, बराबर, तो एक ही सब्सिडरी में एच लिमिटेड का केएमपी तो है ही है, अब सब्सिडरी 1 में हो सकता है, ये लिखा हुआ है, क्या वो 4, 5, 6 सब्सिडरीज के अंदर भी केएमपी बन सकता है या सिर्फ एक में बनेगा।
तो हमारा वो पॉइंट था ना कि भाई सिंगुलर अगर है तो प्लूरल तो उसके अंदर इंक्लूड होता है, याद आया आप लोगों को, मेल फीमेल वाला। तो अगर सब्सिडरी कंपनी लिखा है तो फिर वो एक हो चाहे चार, और सब्सिडरी कहां लिखा है, सिर्फ सब्सिडरी कंपनी लिखा है, तो चाहे एक हो चाहे चार हो, सब में बन सकता है, ऐसे ही कुछ होना चाहिए, पढ़ लेंगे अभी। बच्चों मिस्चीफ रूल आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिया, हेडन्स वाला रूल जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जबरदस्त तरीके से, इस पे एग्जाम्पल भी थे दो दो अपने पास। तो हेडन्स वाला जो रूल है, किसी मिस्चीफ को रोकने के लिए जो एक्ट बनाया जाता है उस पर बात होती है, तो ये भी आपका डायरेक्ट थ्योरी वाला क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। चलिए पहले तो मैं आपको आंसर्स की तरफ लेके चलता हूं, इसके फटाफट से लेके चल रहे हैं बच्चे लोगों, ताकि फटाफट आप लोग रिवाइज कर सको। ये देखिए सबसे पहले स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन दे देना 285 का, 50 लाख समझा देना, 2 करोड़ अभी तक यही है भैया, ये वाली लिमिट अभी हुई नहीं है, ध्यान रखिएगा, 50 लाख 2 करोड़। और पूरा आंसर देना, कौन कौन सा पूरा पूरा सेक्शन समझाना, इस फॉर्म में ये कंपनी ओपन नहीं हो सकती है, बराबर। अब यहाँ पे सर कैपिटल तो उनका 45 लाख है जो 50 से कम है, लेकिन टर्नओवर 3 करोड़ से ज्यादा का है, सॉरी 2 करोड़ से ज्यादा का है, तो सर दोनों क्राइटेरिया आपके नहीं मैच हो रहे, इसीलिए स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। लेकिन सेकंड वाली सिचुएशन में अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ है, सर बिल्कुल स्टेटस ले जाओ स्मॉल कंपनी का, धड़ाधड़ से लेके जाइए, अलाउड कर दिया हमने। चलिए जी 92 बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत बार किया हमने ये। 92 वाला सेक्शन कहता है सर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम इज हेल्ड, और अगर एजीएम हेल्ड नहीं हो रही है तो 60 डेज ऑन द डेट विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। रूल्स आपको पता है कि एजीएम कब होनी चाहिए, बराबर, जनरली 30 सितंबर से पहले पहले, 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या 15 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एजीएम विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो अगर एजीएम बुलाई तो है ना आपने, कैंसिल भी हो गई, लेकिन वो आपका डेट ऑफ एजीएम है, वहां से आपका 60 डेज के अंदर जाना चाहिए था, बराबर। और अगर कंपनी फेल होती है तो ये पड़ी आपकी पेनल्टीज, यहाँ पे ये देख लो देख लो देख लो पेनल्टीज। सर ये देख के वापस पूरा वापस लिखना पड़ेगा क्या? नहीं बच्चे, ऊपर पैनल प्रोविजन एज अबव आप लिख सकते हैं। ये देखो फाइनल क्वेश्चन समझाया हमने, कह दिया कि यस सर गलती तो इन्होंने की है, बराबर। यहाँ पे फाइल एनुअल रिटर्न 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम वुड नॉट अप्लाई इज इनकरेक्ट। वो कह रहे हैं हमारे ऊपर ये सेक्शन नहीं लग रहा है क्योंकि एजीएम नहीं हुई, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, और इसीलिए कंपनी ने यहाँ पे 92 वाले सेक्शन के प्रोविजन वॉयलेट किए हैं, और पेनल्टी सर उन पर लगने वाली है, लगने वाली है मतलब लगने वाली है, पक्का है। चलिए जी, फिर बच्चे लोगों डायरेक्ट क्वेश्चन ये देखिए, मैंने आपको कहा था सेक्शन 13 क्या कहता है, सिंगुलर अगर वर्ड है तो उसमें प्लूरल भी इंक्लूड करिए, और इसीलिए एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी में भी आप बिल्कुल अलाउड है सर। द होल टाइम की मैनेजर पर्सन मे होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन सब्सिडरी कंपनी, एब्सोल्यूट अलाउड है, बराबर। फटाफट से कर रहा हूं मैं, मिस्चीफ रूल, यस सर पूरा का पूरा थ्योरी है, ये देखिए मिस्चीफ वाला रूल पूरा आपको समझाना है, और ये आपका हिडन्स का रूल यहाँ पे काम आ जाएगा। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है बच्चे लोगों, बहुत आराम से आप लोग इसको समझा सकते हैं, और मैं आखिरी क्वेश्चन पे आपको लेके आ रहा हूं। चलिए जी, कितना हो गया भाई, हाफ एन आवर से ज्यादा हम लोग निकल गए आज, ताकि कम टाइम में जल्दी जल्दी चीजों को आप लोग देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों आ गया मैं, 5th नंबर क्वेश्चन, ओपीसी का क्वेश्चन, कुछ ऐसा ही लग रहा है। ओपीसी इनकॉर्पोरेट हुई है 17-18 में, ऑथराइज कैपिटल 45 लाख की है, बहुत अच्छा है भाई। टर्नओवर उनका जो है बच्चों वो 17-18 का, 17-18 में कंपनी बन गई है, बराबर। 17-18 और 18-19 का उनका 2 करोड़ का और 2.5 करोड़ का बच्चों टर्नओवर है। सेम क्वेश्चन आप लोगों ने किया हुआ है, 2 और 2.5 करोड़ का उनका टर्नओवर है 2 साल का। प्रमोटर ऑफ द कंपनी सीक्स योर एडवाइस, उनको आपका एडवाइस चाहिए कि क्या ये कंपनी 19-20 में कन्वर्ट हो सकती है क्या। बच्चों 17-18-18-19 2 साल बाद तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं है भैया, कन्वर्ट हो सकती है, क्या कहते हो आप लोग भाई? 2 साल बाद कन्वर्ट होना चाहती है तो टेंशन नहीं, 2 साल से पहले कन्वर्ट होना हो तो कोई भी कंडीशन एक ब्रेक हो रही है आपकी तो हो सकते हैं, आपको पता है अच्छी तरह से, बराबर। प्लीज एडवाइस द कंपनी, पहला आपको क्या बोल रहे हैं वो, अगर प्रमोटर कैपिटल इंक्रीज करना चाहते हैं 1920 में, करिए सर टेंशन ही नहीं है बच्चों, टेंशन ही नहीं है। अरे 1920 में तो तुम्हारी कंडीशंस का चक्कर ही नहीं है, बोलो 2 साल तक का प्रॉब्लम है, 2 साल बाद मतलब प्रॉब्लम नहीं है का मतलब 2 साल बाद भी बढ़ा नहीं सकते हो आप। अगर ओपीसी का फॉर्मेशन रखना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको कि आपका मैक्सिमम कैपिटल 50 लाख का है, बराबर, और आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब प्रमोटर जो है पेड अप कैपिटल इंक्रीज करना चाहते हैं 10 लाख से, 45 लाख से अगर 10 लाख वो कैपिटल को बढ़ाना चाह रहे हैं बच्चे लोगों, तो इसका मतलब कैपिटल चली जाएगी, तो कंपनी का कन्वर्जन करना पड़ेगा। टर्नओवर अगर इनका 3 करोड़ का हो जाए तो भी यही प्रोविजन फॉलो होगा क्या ओपीसी का? हाँ, आपने ये पढ़ा है क्या कि 2 साल तक ही होना चाहिए,
या 2 साल बाद भी अगर बढ़ गया तो ओपीसी रहेगी या कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस ये प्रोविजन यहाँ पे अपने को बस ध्यान रखना है। अभी देखते हैं क्या होना है, लेकिन पॉइंट आपको समझ में आ गया कि सर 50 लाख और 2 करोड़ बराबर पहले 2 साल तक कन्वर्जन नहीं है, उसके बाद कन्वर्ट होना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बिंदास आप हो जाइए, कोई टेंशन नहीं है बराबर। उसके बाद में तो टेंशन ही नहीं है। हाँ, उसके पहले में अगर है तो अपने को कंडीशंस का ब्रेक देखना पड़ता है। अभी चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आ गया। मैं 5th के बी के ऊपर अभी सारे आंसर डिस्कस करेंगे। एबीसी लिमिटेड मतलब वहां से चेक करेंगे। एबीसी लिमिटेड ने एक चार्ज क्रिएट किया है जेड बैंक के फेवर में। चार्ज ड्यूली रजिस्टर्ड है। लेटर बैंक एनहांस द फैसिलिटी बाय अनदर 20 करोड़। अच्छा ठीक है, और 20 करोड़ ड्यू टू इन एडवर्टाइज द मॉडिफिकेशन इन द ओरिजिनल चार्ज। जो मॉडिफिकेशन हुआ बच्चों उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो मॉडिफिकेशन को यहां पे रजिस्टर्ड नहीं कराया गया है। कंपनी को एडवाइस करिए क्या करना है बच्चों। सेक्शन 87 चार्ज वाले चैप्टर का एक और क्वेश्चन दे दिया इन्होंने यहाँ पे, पहले दिया 83 वाला, 87 भी आ गया। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का रजिस्ट्रेशन अभी कर लेते हैं बराबर। फिर बच्चों डी अर्जेंट नीड है उसको मनी की 5 लाख रुपए की। ही आस्क मिस्टर के फॉर द मनी। मिस्टर के लेंड द मनी ऑन द श्योरिटीज ऑफ ए बी और एन। 3 लोगों की सिक्योरिटीज पे पैसा दिया, हालांकि उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि पैसा शेयर कैसे करेंगे। विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ मनी बाय डी टू के बराबर। बच्चों डी ने पैसा लिया है, डी वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, और पैसा देने वाला है के, मतलब ये बोरोवर हो गया, ये लेंडर हो गया। ठीक है, 3 लोग हैं ए बी और एन। इन्होंने गारंटी दे के रखी है 5 लाख रुपए के लिए बराबर, लेकिन कितना रेशियो होगा ये नहीं बोला है। ठीक है, डी ने वाकई में पैसा नहीं चुकाया है। डी ने पैसा नहीं चुकाया तो चुकाना पड़ेगा ए बी और एन तीनों को इक्वल रेशियो के अंदर, लेकिन बी ने कंट्रीब्यूट करने से मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। क्या बी को वेदर बी कैन एस्केप द लायबिलिटी? नहीं होगा सर, एक बार भले ए और एन पे कर दे, लेकिन बी से हम रिकवर करेंगे ही, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट है, रेशियो नहीं डिसाइड है तो इक्वल रेशियो के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, अपने को पता है अच्छी तरह से। अभी आंसर चेक करते हैं। और बच्चों जनरल क्लॉजेज एक्ट का बहुत प्यारा सा बढ़िया सा प्रोविजन मैंने इंपॉर्टेंट टिक मार्क कराया है, रिपील का और डिलीशन का, जो अपन बहुत आराम से यहां पे कर सकते हैं। चलिए जी, आइए देख लें फटाफट से क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले पहला वाला प्रोविजन बच्चों पूरा पूरा ओपीसी समझा दीजिए अच्छे से। ये देखिए 50 लाख का कैपिटल 2 करोड़ का, मैं सीधा आंसर पे लेके आता हूं। द प्रमोटर इंक्रीजेस द पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी बाय 10 लाख ड्यूरिंग 1920 बराबर, और 55 लाख बच्चों देखिए आप 55 लाख हो जाएगी। इन दिस सिचुएशन ओपीसी को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा वॉलंटरी के अंदर बच्चों, कन्वर्जन 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 करना पड़ेगा, और आपको मेमोरेंडम आर्टिकल चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कैपिटल 2 साल बाद भी अगर बढ़ा देते हो तो कन्वर्जन तो पक्का करना पड़ेगा। 2 साल के अंदर अगर बढ़ती है तो इटसेल्फ आपका कन्वर्जन होता है। ठीक है, वॉलंटरी कन्वर्जन का तरीका ही है कि आपकी कैपिटल बढ़ा दी और आपको मेमोरेंडम आर्टिकल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। उसी तरह से टर्नओवर भी बच्चों अगर 19-20 में 3 करोड़ का हो जाता है तो कोई आंसर में चेंज नहीं होगा। इन दिस सिचुएशन ओपीसी कैन कन्वर्ट वॉलंटरी इनटू अदर काइंड ऑफ कंपनी। बच्चे चेंज करना पड़ेगा और अपने को करना पड़ जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है बराबर। कंप्लायंस पूरी करनी पड़ेगी और आप कन्वर्ट हो जाओगे, अपने को ध्यान रखना है। चलिए जी नेक्स्ट पे आगे बच्चों, चार्ज का सीधा सीधा सा सेक्शन नंबर 87 पूरा 87 का प्रोविजन आपको लिख देना है। डायरेक्ट प्रोविजन है बच्चों, 87 पूरा यहां पे लिख दीजिए, जो आपसे बात करता है मॉडिफिकेशन की एंट्रीज कैसे होती हैं। तो बकायदा एप्लीकेशन देगा जेड, और 87 जेड भी फॉलो कर सकता है, क्योंकि ये कंपनी भी फॉलो कर सकती है और इंटरेस्टेड पर्सन भी कर सकता है। जैसे सेटिस्फैक्शन का था वैसे ये भी है। चलिए जी, को श्योरिटीज बच्चों 146 को श्योरिटीज का पूरा सेक्शन लिखिए, पूरा सेक्शन को श्योरिटीज वाला लिखिए, और फाइनल आंसर बताता हूं आपको। अगर डी डिफॉल्ट करता है तो बी एस्केप होने वाला नहीं है। All the 3 sureties A, B और N are liable equally in the absence of contract। क्या कहते हो बराबर। सेक्शन पढ़ा हुआ है अपन ने बच्चों, तो सेक्शन डिस्कस नहीं किया मैंने, बिल्कुल फटाफट से कर रहे हैं अपन लोग, ताकि आप लोगों को ध्यान में आ जाए कि यस सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे ऐसे अपने को करना है। तो 146 समझाइए, और हमने कहा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो इक्वल रेशियो में तो आपका लाइबिलिटी बनता है सर, बनता है सर, बनता है सर, पक्का बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बना दिया हमने, लाइबल कर दिया उसको। और आखिरी नंबर बच्चों आपका रिपील और डिलीशन वाला पॉइंट आप लोग बहुत आराम से लिख सकते हैं। केस आपको दे रखा है, रिपील ऑफ प्रोविजन इज इन डिस्टिंक्शन फ्रॉम डिलीशन, दोनों अलग अलग होते हैं। रिपील में कंप्लीट कैंसिलेशन होता है, जैसे कि कभी एक्ट बना ही नहीं था बराबर, आप लोग जानते हो अच्छी तरह से बराबर से। जबकि डिलीशन के अंदर जिस डेट पे आपने प्रोविजन उड़ाया है
टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द डेट जहां पे आपका डिलीशन हुआ वहां से हम उसको बिल्कुल हटाते हैं, नेवर टू इफेक्ट, टोटल वाइपिंग आउट नहीं करते इसके अंदर, जहां से हटाया वहां से आगे का इफेक्ट जाएगा, जबकि रिपील के अंदर बिल्कुल कंप्लीट हम उड़ा देते हैं जैसे वो एक्ट कभी था ही नहीं। तो एग्जैक्ट सर ये केस का नाम नहीं याद रहा तो हमको कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से पॉइंट्स को समझा दीजिएगा तो भी हमारा काम वहां पे हो जाएगा। चलिए जी, तो कम समय में फटाफट से हमने सारे के सारे प्रोविजंस यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, तो उम्मीद है कि ये सेक्शंस आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से नोट से, बुक से, जहां से भी पढ़ रहे हैं इनको अच्छे से तैयार करिएगा, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जल्दी आपसे और क्वेश्चंस और कुछ सीरीज के साथ में मुलाकात होगी, बस अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट, बढ़िया पढ़िएगा, शानदार पढ़िएगा। बाय बाय बच्चों, फिर मुलाकात होती है।